जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी आपके नाम। ऐसे एग्जाम में ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चा ये सोचता है कि अरे काश हमने अपने एग्जाम के पहले इस सिद्धांत को पढ़ लिया होता। बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, और प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है। पहले हम पूरा चित्रात्मक तरीके से हम इस सिद्धांत को 10 मिनट में विश्लेषण करेंगे। चित्रात्मक होगा, कतई दिक्कत नहीं होगी, आप कहोगे अरे ये तो बहुत सरल था। और लास्ट में हम इस तरीके के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कंसंट्रेशन कतई नहीं तोड़ना है। डालिएगा पेन से ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। एक एक क्वेश्चन, एक एक सिस्टम, एक एक पक्ष को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं, बिल्कुल हंसते हंसते। देखिएगा कितना आसान कर देता हूं। ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। ब्लूम टैक्सोनॉमी को कहा जाता है हिंदी में वर्गीकरण, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, या कह सकते हैं कि ब्लूम्स वर्गीकरण। देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा कि बेंजामिन ब्लूम जो है, ये आप चेहरा देख रहे हो, ये ब्लूम साहब का है। बेंजामिन ब्लूम यह अमेरिका के निवासी थे, यानी एक अमेरिकन जो है साइकोलॉजिस्ट हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे जिस तरीके से आप मनोविज्ञान में पढ़ते हो पावलोव कहाँ के थे, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट। इसी तरीके से आप थॉर्नडाइक की बात करते हो, इसी तरीके से आप पियाजे की बात करते हो, पियाजे आपके कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि बेंजामिन से अगर क्वेश्चन में आए कि ये कहाँ के थे, अमेरिका के, ठीक है ना। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इस लाइन को जरूर नोट कीजिएगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसी को कहा जाता है वर्गीकी सिद्धांत, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। समझ में आया। किसका, एजुकेशनल, है ना। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर हो जाएगा ब्लूम साहब ने। इन्होंने कितने पक्ष दिए, इन्होंने 3 पक्ष दिया। वो ऑप्शंस में ऐसे भी आ सकता है कि 4, 5, 3, 2, तो वहां पर आपको 3 मारना पड़ेगा, है ना। ज्ञानात्मक पक्ष दिया है जिसको कहा गया कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष दिया गया है जिसको कहा गया अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष दिया गया है जिसको कहा गया, फटाफट बताइएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, साइकोमोटर डोमेन। अगर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यहां पर 3 फैक्ट एग्जाम में और पूछे जाएं, फिर हम चलते हैं एक बढ़िया से चित्र के सहारे इस सिद्धांत को समझते हैं। भाई ब्लूम को अगर जाना नहीं, ब्लूम की किताब को नहीं जाना, और किताब ही एग्जाम में पूछ ली, क्योंकि एक किताब तो आती ही आती है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है किसकी किताब है ना, बताइए। एजुकेशनल थ्योरी किसकी किताब है। तो इस तरीके की किताबें एग्जाम में आती हैं। तो मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ये पुस्तक है, इसी में अपने सिद्धांत को दिया है जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यानी इसी पुस्तक को प्रकाशित किया 1956 में, और इसी पुस्तक में अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। तो समझ गए ना, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये वाला फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैंने आपको अभी बताया है कि कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, ये वाले 3 पक्ष होते हैं। अब 3 पक्ष में सबसे पहला जो पक्ष है वो ज्ञानात्मक पक्ष, इसी को आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है। नहीं तो आपको अरे तीनों पक्ष, इसी पक्ष से क्वेश्चन आते हैं, और यही पक्ष दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको पढ़ लिया तो एग्जाम क्लियर। ज्ञानात्मक पक्ष को देखिएगा, कॉग्निटिव डोमेन। इसका वर्गीकरण अगर पूछा जाए कि ज्ञानात्मक पक्ष मनोविज्ञान में किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा ब्लूम ने दिया। कब दिया, 1956 में दिया। कौन सी किताब में दिया, तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में दिया। समझ में आया, ये याद रखिएगा। चलिए, किससे संबंधित है, यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, आपके दिमागी सिस्टम से संबंधित है, आपके माइंड की कैपेबिलिटी से संबंधित है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जब आए ये बताओ कि ब्लूम का सिद्धांत कितने भागों में बटा हुआ है, तो मैंने कहा 3 भागों में बटा हुआ है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। जब मैं पूछूं कि ज्ञानात्मक कितने भागों में बटा हुआ है, तब आप आंसर देंगे 6 भागों में बटा हुआ है। यह दिमाग में बैठा लो। और वो दोस्तों नीचे से ऊपर तक जाते हैं। कह नहीं रहा है कि लो लेवल से ऊंचे स्तर तक जाते हैं। अब ये लो लेवल ऊंचा स्तर क्या है, लो और हाई, हाई और लो, ये क्या है। देखिए कितना आसान है। देखिए दोस्तों, यही 6 स्तर है, 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहीं से क्वेश्चन आता है। और इसकी इंग्लिश इधर है कि ज्ञान को नॉलेज कहा गया, समझबूझ को कहा गया अंडरस्टैंडिंग कहा गया, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन कहा गया, विश्लेषण को एनालिसिस कहा गया, संश्लेषण को सिंथेसिस कहा गया, मूल्यांकन को एवोल्यूशन कहा गया। यही दोस्तों है हिंदी और अंग्रेजी का यहां पर बेजोड़। अब इन 6 पॉइंट को, इन 6 पक्षों को, इन 6 भागों को अगर आप देख लेते हो तो मैं ये कहता हूं कि आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी सिद्धांत क्लियर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने कहा कि इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के में कह रहा है साफ साफ कि शिक्षण अधिगम निम्न यानी लो लेवल से ऊंचे लेवल तक जाते हैं। लो से ऊंचा बढ़ना है, नीचे से ऊंचा बढ़ना है, मतलब ऐसे चलना है। तो पहले ज्ञान पढ़ेंगे, फिर समझबूझ पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विश्लेषण पढ़ेंगे, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये क्या है? पढ़ेंगे थोड़ी ना, ये बहुत आसान है। देखो जैसे मुझे ये सिद्धांत पढ़ना है तो मुझे ये सिद्धांत पढ़ना है, मतलब अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो उसको ये पता ही नहीं है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी होता क्या है, तो सबसे पहले मैं उसको ज्ञान कराऊंगा। ध्यान दो कितना ट्रिकी है। मैं सबसे पहले उसे ज्ञान कराऊंगा कि भैया एक ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत भी होता है आपके सिलेबस में। वो कहेगा अरे अच्छा, हाँ बिल्कुल कहेगा, वो कहेगा अच्छा, तो फिर वो ज्ञान, उसको इतना ज्ञान हो जाएगा कि हाँ एक सिद्धांत भी होता है जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। फिर जो है वो क्या करेगा दूसरे में, फिर वो दूसरे में कहेगा कि भैया ज्ञान तो हो गया है, अब इसकी समझ विकसित करी जाती है, इसमें समझ विकसित करी जाती है, व्याख्या की जाती है, उसको डिटेल में बताया जाता है कि अरे इसमें ये होता है, ठीक है ना। फिर वो कहेगा अरे क्या बात है, मजा आ गया। अनुप्रयोग में क्या होता है, फिर वो अपने आप से उसको अनुप्रयोग एप्लीकेंट करता, एप्लीकेशन में लाता है, हमसे कहता है अरे इसका, अरे ये सिद्धांत अगर होता है तो इसका अनुप्रयोग प्रयोग तो किया जाए ना, बिल्कुल किया जाए, आप भी कहते हो है ना। फिर वो हर चीज का विश्लेषण करता है कि इसमें क्या है, इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, इसमें निगेटिव क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है। फिर वो क्या है, संश्लेषण करता है, सबको मिला के कहता अरे कोई बात नहीं, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बढ़िया है ना। हम जब कोई भी लड़की को देखने जाते हैं या लड़के को देखने जाते हैं तो कहते हैं कि लड़का काला है, लड़की काली है, या लड़का गोरा है, या लड़का सुंदर है, या छोटा है, नाटा है, तो उसको हम कहते हैं विश्लेषण। लेकिन बाद में हम ये कह देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया जोड़ बन रहा, ओवरऑल ठीक है। और फिर हम लास्ट में मूल्यांकन में कहते हैं कि अब शादी पक्की हो गई। समझ में आया? इसलिए मैं आपको ट्रिकी वे में समझा रहा हूं। अब आते हैं एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए टैक्सोनॉमी सिद्धांत में सबसे पहला हमने कहा कि नीचे से ऊपर बढ़ना है, ज्ञान की बात करना है। इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी को याद कराया जाता है, प्रत्याय स्मरण यानी रिकॉल, जो पहले पढ़ा हुआ होता है उसको रिकॉल कराया जाता है, आदि कराने का प्रयास किया जाता है। समझ में आया कि जब भी अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी को पहले पक्ष में आप संज्ञानात्मक पक्ष में, ज्ञानात्मक पक्ष में ये पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान सिंपल सा ये है कि उसको केवल जानकारी दे दो, किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी दे दो तो वही आंकड़े ज्ञान कहलाते हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने क्या आप सीख लिया, ज्ञान सीख लिया, केवल जानकारी। अब दूसरा हमारा है, मुझे ऊपर जाना है, बोध आएगा। बोध आएगा, बोध का मतलब होता है समझबूझ, वही होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग या कंप्रहेंशन की बात करें तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज होती है। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है, यहां बोध लिख लो चाहे समझ बूझ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज हो, उसका मतलब ही एक ही चीज होता है। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। भैया हमने जो यहां पर जानकारी दी है ना, याद कराया है, रिकॉल कराए हैं आंकड़े, उसमें क्या है कि उसके आगे हम समझ विकसित करेंगे। जैसे अर्थ को समझाना कि बेटा जो हमने तुम्हें जानकारी दी है ना, आ से अनार, आ से आम, है ना, तो उसके बारे में हम और डिटेल में आपको बताएंगे, समस्याओं की व्याख्या करेंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। अगले हम फैक्ट पर जब हम बढ़ेंगे तो हमने कहा ज्ञान हो गया, समझ बूझ हो गया या बोध हो गया। अब हम जो है हमें पता चल गया कि अरे ये तो भैया सिद्धांत बड़ा बढ़िया है, अब हम इसको अपने प्रयोग में लाएं, क्या एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्या अनुप्रयोग नहीं कर सकते? तो चलिए अब हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या है देखिए,
इसमें आत्मसात यानी एसिमिलेटेड किए गए ज्ञान को, जो हमने अभी ऊपर व्याख्या वाला पॉइंट पढ़ा है कि हम जब व्याख्या देते हैं तो बच्चे को बोध हो जाता है, समझ बूझ हो जाती है। तो इसमें आत्मसात यानी एसिमिलेटेड किए गए ज्ञान को, जो हमारे माइंड में विकसित किया गया ज्ञान है, उन परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। भैया हमारे टीचर ने ज्ञान हमें दे दिया, अब हम घर जाकर उसका प्रयोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना कि क्या ये जो नियम बताया है क्या ये सही है, क्या बिल्कुल ठीक है कि नहीं, तो अनुप्रयोग इसी को कहा जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। हमने अनुप्रयोग किया, हमें ऊपर जाना विश्लेषण। अब जो हमने प्रयोग किया है, अब बारी आती है कि इसको विश्लेषण किया जाए। मेरी भाई बारी अब आती है कि भाई अब लड़की को देखने गए हैं, लड़के को देखने गए हैं, अब बारी ये आती है कि उसके पैर भी देखें, उसके हाथ भी देखें, कहीं कोई इशू तो नहीं है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एकदम से ठीक है। तो विश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण देखिएगा, एनालिसिस का मतलब होता है हर पक्ष को देखना, हर पक्ष को जांचना। इसमें आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता, यानी हर चीज को, हर पक्ष को अगर अलग अलग चेक कर रहे हो, अलग अलग करने की क्षमता है, तो उसी को हम कहते हैं विश्लेषण। उसी के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वही है विश्लेषण। अब हमने देखिएगा, हमने ज्ञान कर लिया, समझ लिया, प्रयोग कर लिया, विश्लेषण भी कर लिया। अब हमने विश्लेषण कर लिया, अब बारी है संश्लेषण की। देखिए विश्लेषण में चीजों को अलग किया जाता है, चार चीजें हैं, अलग कर लिया। और इन्हीं को अगर हम चारों को एक बड़ा, इनको मिला के एक हम बड़ी चीज बना दे, तो बस यही है विश्लेषण का उल्टा होता है संश्लेषण। इसमें अलग किया जाता है और इसमें दोस्तों क्या होता है, जोड़ा जाता है। बस इतना याद रखना है। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़ा जाता है, संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना। मतलब वही लड़की वाला ऑप्शन आपको मैं देता हूं, उदाहरण देता हूं कि लड़की देखने गए, लड़का देखने गए, कहते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, छोटा है लेकिन, काला भी है लेकिन, है ना, काम चलेगा। तो जोड़ी बहुत बढ़िया, ओवरऑल सब कुछ अगर देखा जाए तो ठीक है। तो यहां पर जोड़कर देखा जाता है, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना। ये दोस्तों क्या होते हैं, संश्लेषण कहलाते हैं। सारे पक्ष को जोड़ के अगर अपनी प्रतिक्रिया आप दे रहे हो कि भैया ठीक है, चार लोग बैठे होते कुर्सी पे, यही तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं सब ठीक है ना, यही दोस्तों संश्लेषण होता है। इसको सिंथेसिस कहा जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अंतिम पॉइंट आता है एवोल्यूशन का, मूल्यांकन का आता है। तो जरा हम इसको चेक कर लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सिद्धांत में लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन। अब हम इसके बाद एक भावात्मक वाला पॉइंट देख लेंगे और उसके बाद 5 क्वेश्चन लगाएंगे सुपर फास्ट में। देखिएगा, इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। भैया हमें शुरू में मैंने कहा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक सिद्धांत होता है, तो ज्ञान कराया, उसके बारे में हमने पढ़ाया टीचर को। भैया टीचर ने पढ़ाया, देखिए सिद्धांत के बारे में बताया, उसके बारे में पढ़ाया, उसका प्रयोग किया, हर पक्ष को देखा, उसको ओवरऑल देखा, है ना, और लास्ट में ये कहा कि अब जो सीखा है ना उसको बताओ कितना सीखा। यही तो है। अगर हमने कहा लड़का देखने गए, इस ऐसे भी ले लो, लड़की वाले उदाहरण से, लड़का वाले उदाहरण से ले लो, है ना, क्रिकेट वाले उदाहरण से ले लो। तो लड़का भैया देखने गए, लड़की देखने गए, तो हमने कहा सब कुछ देख लिया। अब बाद में कहा कि भैया कैसा है, फाइनल है तो डेट निकलवाओ, फाइनल है तो डेट निकलवाओ। इसी में दोस्तों कह रहा है, इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। यही दोस्तों है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। भावात्मक पक्ष में ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। भावात्मक पक्ष में क्या है कि अफेक्टिव डोमेन कहलाता है। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा। अगर आप कोई भी चीज अच्छा करते हो तो आपके पिताजी, आपकी माताजी या आपके परिवार में आपका जो है उत्साहवर्धन करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, ठीक है ना। तो यही दोस्तों भावनात्मक पक्ष होता है। ये अंदर से एक फीलिंग होती है जो भावनात्मक तौर पर आती है। भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। फिलहाल एक और चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, यहां पर एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम जो टैक्सोनॉमी सिद्धांत है दोस्त,
ब्लूम टैक्सोनॉमी जो सिद्धांत है, टैक्सोनॉमी जो सिद्धांत है दोस्तों, उसको जो है दोबारा उसको चेंज कब किया गया, कौन से सन में किया गया है? तो 2001 में किया गया है, डेविड कृतवाल के द्वारा किया गया है। क्लियर है? ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि 2001 में जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी में संशोधन भी हुआ है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वाली, और क्वेश्चंस वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन लिए हैं हमने। देखिए, हमने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा है कि सी टेट का चल रहा, टेट का चल रहा, या आप देखिए ही देखिए। मैं ये कहता हूं कि एक चीज एक ही बार में खत्म करना हूं, एग्जाम सर पे आ चुका है, और कहीं ना कहीं आपको 1 घंटा भी समय है तो प्लेलिस्ट जाके देखिए और सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, मजा आ जाएगा। चित्र के तरीके से हमने ईवीएस को पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, सीडीपी पढ़ाया, सब कुछ, मैथ, संस्कृत, सब कुछ पढ़ाया है। एक बार देखिए, और चल रहा है, परमानेंट चल रहा है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लो अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, तो दिया गया है ब्लूम्स के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? तो बताइए, उच्चतम स्तर संश्लेषण होगा, व्यापक होगा, विश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा। अरे भैया, इतना आसान क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? हमने कहा नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर में क्या दिया गया? मूल्यांकन दिया गया है। क्या दिक्कत थी भैया? मूल्यांकन अगर दिया गया तो आंसर डी। अगर मुझसे कहता नीचे का स्तर क्या है, तो ऑप्शन में अगर ज्ञान दिया होता। अगर इन्हीं में से अगर नीचा पूछता तो बताइए क्या होता, कमेंट करके बताइए। तीसरा, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? जरा लॉक किया जाए। देखिए दोस्तों, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह जो है किस तरीके का उद्देश्य है? तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बच्चा क्या है, जो बच्चा मूल्यांकन की तरफ जो है जा रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उसको पता है, उसको कॉन्सेप्ट पता है, वो पहले से ही पूरी तरीके से हैंडल कर चुका है समस्याओं को। तो जब सही निर्णय की बात होगी तो मूल्यांकन की इवोल्यूशन की तरफ ही जाएगा। चौथा नंबर देखिए, ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं। अब देखिए, मैंने इस वीडियो में इस 1-2 पॉइंट तो पढ़ा है, लेकिन तीसरा वाला पॉइंट जो हमने ऊपर वाले सिस्टम में नहीं पढ़ा। जो जब वीडियो स्टार्ट किया था हमने कहा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 सिद्धांत, 3 जो है पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक होता है, क्रियात्मक बताया था, तो क्रियात्मक भी नहीं दिख रहा है। अब क्या करोगे? और क्वेश्चन मैंने यही वाला पहले दिखाया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी से दोस्तों, अभी मैंने जब आपको बोला था यहां पर कि जब भाव के द्वारा चीजें आती हैं, जब मनोवाहक अगर वर्ड आ जाए तो कभी भी मूल्यांकन मत लगा देना। मूल्यांकन तो दोस्तों हम ज्ञानात्मक के अंतर्गत, संज्ञानात्मक के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो मूल्यांकन कैसे हो जाएगा? ये तो पार्ट गलत हो गया। अब हमें देखना है कि प्रशिक्षण होगा। अरे प्रशिक्षण तो है ही नहीं इस वर्ड में, इस पूरे वीडियो में नहीं प्रशिक्षण यूज हुआ है। अब ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया। अब ऑप्शन हमारे पास है क्या है? सामाजिक हमें लेना नहीं, क्योंकि हमें ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक लगाना है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनोवाहक को ही वही कहा गया है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है तो दोस्तों उद्देश्यों पर आधारित है। ये साफ साफ इंडिकेट है कि कितने उद्देश्य, बोले 6 पक्ष होने चाहिए। आंसर हमारा सी चला जाएगा। आप सभी बच्चों ने इस सिद्धांत को कितना एंजॉय किया है? मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो में आने वाली कोई बहन, कोई भाई को निराशा नहीं मिला होगा इस टैक्सोनॉमी के सिद्धांत से। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने, आप सभी बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। आप ईमानदार बच्चे हो, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि ईमानदारी से ही सिलेक्शन, ईमानदारी से ही की गई पढ़ाई से सिलेक्शन लिया जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे मैंने लिंक दे दी हैं, सारी लिंक को अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे ये लगता है कि कोई आपको रोक नहीं सकता। 2-3 घंटे में आप सब कुछ खत्म कर दोगे, ये पूरा वादा है। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फुल प्राइवेसी के साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।